हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग चैम्प्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और हमने इस लेक्चर में हम सोल्यूशन चैप्टर को शुरू करेंगे। सोल्यूशन चैप्टर हमारा चैप्टर 2 होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस अगर आपको सॉलिड स्टेट फॉर चैप्टर 1 पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 12 केमिस्ट्री में तो आपको दिखेगा ये सारा जो चैप्टर सोल्यूशन है वो आपको कंप्लीटली अच्छी तरह से दिख जाएगा। सॉलिड स्टेट जो है वो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। आप टॉपिक वाइज जिस तरह से भी आप पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 सॉल्यूशन शुरू करने से पहले सॉल्यूशंस के कुछ बेसिक्स होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, क्या मोलर मास क्या है, ठीक है, क्या इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी जरूरी है। तो इन सभी को पढ़ने के लिए, इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए आज हम ये क्लास, मैं कहूँ कि सॉल्यूशंस की क्लास नहीं है, दिस क्लास इज रोड टू सॉल्यूशंस, यानी कि ये रास्ता है सॉल्यूशंस के लिए। और आपको जो है वो एक सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक्स उसके क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं बेसिक्स केमिस्ट्री की क्लास कहूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि दिस क्लास इज जनरल केमिस्ट्री, जो कि आप 11th में पढ़े होते हैं लेकिन आप तब भूल गए होंगे, इसलिए आपको दोबारा रिवाइज कराया जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मास से कि मास क्या होता है। मास क्या होता है भाई? मास को अगर डिफाइन करें तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है दैट रेजिस्ट changes in acceleration when force is applied। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करता है, उसको एक्सेलरेशन होने से रेजिस्ट करने वाली जो फोर्स होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को वो ऐसी क्वांटिटी है उसी को हम बोलते हैं मास है। ठीक है, मास का के बारे में और क्या जान सकते हैं? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जो है इसकी किलोग्राम में होती है। ठीक है, और आपकी सीजीएस यूनिट जो है वो ग्राम में होती है। ठीक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं मास के लिए, यानी इससे ज्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोलर मास क्या होता है। अब मोलर मास क्या होता है जरा इस पे सोचते हैं। मोलर मास क्या है? मोलर मास क्या होता है? ये किसी भी एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही क्या होता है? मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का मास, अभी मैं मोल की बात बताता हूँ कि एक मोल क्या होता है या हम मोल को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वही क्या होता है? मोलर मास होता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, यानी कि आपको क्या क्या दिया है उसके बेसिस पे आप इसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपको टोटल मास गिवन हो और आपको नंबर ऑफ मोल्स बताया, यानी कि गिवन आपके पास क्या है? गिवन आपके पास हो टोटल मास ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड। टोटल मास मान लेते हैं कैपिटल एम दिया है और नंबर ऑफ मोल्स एन दिया है, तब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? अभी मैंने कहा कि मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस का मास होता है। आपको n मोल सब्सटेंस का मास अगर कैपिटल M है तो एक मोल सब्सटेंस का मास क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा? हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा भाई? n मोल का m मास है, एक मोल का होगा m बाई n हो जाएगा, यानी कि m बाई n, यानी हम कहें गिवन मास अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था।
ये था आपका एक तरीका मोलर मास निकालने के लिए कि अगर आपको क्या दिया हो, आपको अगर टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड और नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं मोलर मास को। और क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आपको क्या दिया हो, फॉर्मूला दिया हो कंपाउंड का, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट आपको पता हो, सभी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक मास पता है तब आप कैसे निकालेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आप मोलर मास कैसे निकालेंगे, बराबर सम ऑफ द all sum of atomic masses of all the atoms present। ठीक है, ठीक है, इस सारे मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास सभी जो है एटॉमिक मासेस का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है निकालने का, जरा उसके भी देख लेते हैं। अब थर्ड वे क्या है, इसको देखिए। थर्ड वे में अगर आपको गिवन है वेपर डेंसिटी, अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तब आप कैसे निकालेंगे, तब आप कहेंगे मोलर मास बराबर क्या होता है, मोलर मास बराबर होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये थे आपके मोलर मास निकालने के तीन तरीके। ठीक है, इन्हीं का यूज करते हैं हम अक्सर, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके उसमें यही यूज करेंगे। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला जो हमने लिखा था मोलर मास निकालने के लिए गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स करेंगे तो आपको मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप सारे एटॉमिक मासेस जो एटम में प्रेजेंट है उनका सम कर दीजिए, फिर तब आपको मिल जाएगा। और थर्ड है आपका मोलर मास का जो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी क्या होता है, वो भी क्या होता है आपका मोलर मास होता है। ठीक है, तो ये थे आपके मोलर मास। अब इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस जो है इनके बेसिस पे क्या होंगे और वो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आपको हेल्प करेंगे। चलिए, अब हम लोग के सामने दो क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया है 0.25 मोल ऑफ XY हैव 98 ग्राम। ठीक है, किसी सब्सटेंस जो भी इसका 0.25 मोल में 98 ग्राम का आपको मोलर मास बताना है कंपाउंड का। ठीक है, मैंने कहा कि मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास होता है। ठीक है, हमें एक मोल का मास निकालना है। हमको दिया है कि 0.25 मोल में हमारा क्या है 98 ग्राम है। ठीक है, तो एक मोल में कितना होगा, 1 मोल बराबर हो जाएगा 98 ग्राम अपॉन 0.25। ठीक है, तो जितना भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, तो आप 98 इंटू 4 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 0.54 हो जाता है, तो आपका 98 इंटू 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 392 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी कि आपने क्या किया, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कर दिया, तो आपका क्या मिल गया, आपका मोलर मास मिल गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि वो मैंने सही लिखा था, मोल्स लिखा था कि एक मोल का मास कितना होता है, तो एक मोल का मास ही मोलर मास होता है, तो इसलिए वो मोलर मास का हो जाएगा गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का हो जाएगा, वही आपका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट का है। अब हम जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, सोडियम का मास कितना होता है 23 ग्राम होता है, कार्बन का 12 ग्राम होता है, एक मोल का मास, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से Na2CO3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NO2CO3 के लिए आप निकालेंगे तो 2 इंटू 23 हो जाएगा प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16
यहाँ से 46 प्लस 12 प्लस 48 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 106 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके लिए Na2CO3 के लिए हो गया। NaHSO4 के लिए निकाल लेते हैं। NaHSO4 के लिए सल्फर का मास जो है वो क्या होता है, वो 32 ग्राम होता है। ठीक है, सल्फर के एक मोल का मास 32 ग्राम होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 23 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। तो अब यहाँ से इसको निकाल दीजिए, 24 प्लस 32 प्लस 64, यहाँ से आपका आ जाएगा 66, 64 32 कितना हो जाएगा 63 प्लस 96, 96 और 4 100 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 ग्राम, यानी NaHSO4 का मास कितना होता है 120 ग्राम होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको इसमें इसमें यूज किया हमने दूसरा वाला कि अगर आपको एटॉमिक मासेस पता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं मोलर मास, तो आपने निकाल के देख लिया। आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और टोटल मास दिया हुआ है, यानी कि टोटल मास है और नंबर ऑफ मोल्स है, तो आपका मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का होता है, वही आपका मोलर मास होता है। तो इस तरह से हमने पूरा मोलर मास को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने चलते हैं कि इक्विवेलेंट मास हमारा क्या होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जरा उसको देखते हैं। इक्विवेलेंट मास वो मास है जो कि क्या है, उतना मास जो कि 1 ग्राम 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता हो, ठीक है, कंप्लीटली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट करता हो, और 35.5 ग्राम जो है वो क्लोरीन के साथ अगर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, या मैं कहूँ कंप्लीटली कंबाइन हो जाता है, ठीक है, जो भी आप कहें, ठीक है, यानी कि उसकी रिएक्शन होनी चाहिए, तो उसी मास को क्या बोलते हैं, हम इक्विवेलेंट मास को बोलते हैं। यानी कि आपका इक्विवेलेंट मास क्या है, यानी इक्विवेलेंट मास आपका है total mass which reacts completely with the 1.008 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen, और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो ऐसे उस टोटल मास को क्या बोलेंगे हम, उस टोटल मास को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास, यानी कि वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास आपके पास प्रेजेंट है, यानी कि उस टोटल मास को क्या बोलेंगे, टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ कंपाउंड, यानी उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल था। अब यानी कि आप इसको निकालेंगे कैसे, कि आप उसको कंपेयर कैसे करेंगे कि वो इतने से रिएक्ट कर रहा है, कि इतने से रिएक्ट कर रहा है, इतने से रिएक्ट कर रहा है, तब ना आप उसको इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। तो उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 2-3 बातें जानते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट मास का जर्नल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, यानी कि टोटल मास अपॉन में क्या होता है, एन फैक्टर होता है आपका। अब ये एन फैक्टर ही कैलकुलेट करना होता है हमें, कि एन फैक्टर अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो मोलर मास हमें पता होता है, तो हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होता है, अब देखिए एन फैक्टर के लिए आपको 2-4 चीजें हैं, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए कि एन फैक्टर के लिए क्या है। अगर आप एलिमेंट की बात करेंगे, एलिमेंट में उसका एन फैक्टर जो है वो क्या होता है, एलिमेंट की वैलेंसी उसकी क्या होती है, उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी उसका एन फैक्टर होता है। फिर अगर आप बात करें सॉल्ट्स की, सॉल्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव वैलेंसी
जो होती है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो आपका है कि सॉल्ट के अंदर जो है n फैक्टर वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव, यानी कि उस समय फॉर्मूला क्या होगा, एलिमेंट्स है, अगर एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी कर देंगे, ठीक है। सॉल्ट्स के लिए निकालना है तो मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव वैलेंसी कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड्स की। अगर एसिड्स या बेस हो तब क्या करेंगे, तो भैया अगर एसिड या बेस होते हैं तो एसिड होता है तो n फैक्टर क्या होती है, उसकी बेसिसिटी होती है, और अगर बेस होता है तो उसकी n फैक्टर क्या होता है, उसका n फैक्टर उसकी एसिडिटी होती है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल था, अभी मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप n फैक्टर कैलकुलेट, कैसे आप इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत जो है हमें नॉर्मेलिटी निकालने में पड़ती है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास तो हमें पता नहीं होता है, मोलर मास तो हमें पता होता है, जनरली मोलर मास ही बताता है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ सर्टेन आयंस के लिए आ जाता है। आयंस में भी वही बात होगी, सॉल्ट वाला ही बात है, ठीक है, कि आपकी जितनी पॉजिटिव या नेगेटिव वैलेंसीज होंगी या चार्ज होगा जो आयन पे, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं कि चार्ज ऑन द ऑफ द आयन, ठीक है। चार्ज ऑफ द आयन जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मोलर मास अपॉन चार्ज ऑफ द आयन जो है वो इक्विवेलेंट मास के लिए क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट मास का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि मोलर मास अपॉन में चार्ज ऑफ द आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द आयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आखिरी बात जो है वो है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, उसके लिए क्या होगा आपका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। उसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, उसके लिए सॉरी इक्विवेलेंट मास तो मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है, n फैक्टर क्या होगा उसका, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का अगर n फैक्टर पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है उसका इक्विवेलेंट मास होगा। तो उसके लिए क्या है कि आपका उस समय जो है n फैक्टर जो होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट, ठीक है। यानी उस समय आप n फैक्टर कैसे निकालेंगे, दिस इज योर n फैक्टर, और ये आपका टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो n फैक्टर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपका एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी n फैक्टर हो जाती है, सॉल्ट है तो उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वैलेंसी जितनी है वो क्या होता है n फैक्टर हो जाता है, एसिड बेस है तो एसिडिटी बेसिसिटी उसकी क्या है n फैक्टर हो जाती है, और आयंस है तो उसका चार्ज हो जाएगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वही क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और n फैक्टर पता चलते ही मोलर मास में n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम देखते हैं कि कैसे हम जो है इक्विवेलेंट मास को निकालते हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक आयन है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है, और ये क्या है, एसिड है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम ये देख लेते हैं, NaOH का भी लिख लेते हैं, NaOH का भी क्या होगा, ठीक है, वो एक बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का निकालने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम का निकालते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम की अगर आप बैलेंसी जानते होंगे, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 होता है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि इसका टोटल मोलर मास क्या है, जिस इन सभी में से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम मोलर मास सबका m मान के चल रहे हैं, ठीक है, और n फैक्टर निकालेंगे और हम बता देंगे कि क्या होता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। कैल्शियम का अगर आप देखेंगे जो वैलेंसी है कैल्शियम की क्या होती है +2 होती है, स्टेबल वैलेंसी कैल्शियम की क्या होती है +2 होती है, तो यानी कि इसका n फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा 2, तो इसका आपका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा m/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मोलर मास में n फैक्टर, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है Cr2O7 2-, इसमें अगर क्रोमियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे तो आप अगर नॉर्मल तरीके से निकालें तो आपका क्या आ जाएगा 2 × x + 7 × -2 बराबर -2 हो जाएगा, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा -14 - 2 यानी कि 12, 2x बराबर x बराबर क्या आ जाएगा आपका +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आयन में
कितनी उसकी उसके ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, +6 है, ठीक है। इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। तो इसका आपको अगर इक्विवेलेंट मास की बात करें, इसका इक्विवेलेंट मास का हो जाएगा m/6 हो जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड AlCl3 की, ठीक है। AlCl3 क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम का +3 आएगा और +3Cl नेगेटिव, ये बनेंगे, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, +3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। टोटल पॉजिटिव आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, +3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉजिटिव वैलेंसी टोटल +3 प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए इसका जो है इक्विवेलेंट मास का हो जाएगा, इसका हो जाएगा m/3। अगर टोटल मास AlCl3 का m है, ठीक है, टोटल मास यानी कि मोलर मास m है, तो इक्विवेलेंट मास का हो जाएगा m/3 हो जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल है निकालना। अब फोर्थ वन आपका H2SO4 की बात कर रहा है। H2SO4 का मास अगर m है, H2SO4 भी क्या होता है, ये 2H+ देने वाला है, 2H+ डोनर है, यानी कि H2SO4 को लिख सकते हैं 2H+ प्लस SO4 2-, ठीक है। ये एक एसिड है, ठीक है। इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है, तो बेसिसिटी 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। जितने H+ प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास अपॉन में उसकी बेसिसिटी है, ठीक है। तो आप एसिड की बेसिसिटी निकाल लिए। एंड फिफ्थ वन क्या है आपका H3PO4। अब H3PO4 के साथ तो आपको पता होना चाहिए कि H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो भी H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड का, ठीक है, और तो फास्फोरिक एसिड H3PO2 हो, H3PO3 हो, ठीक है, इन सब सभी का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी आप बता सकते हैं कि इसका इंडक्टर क्या है। तो यहाँ से आप अगर इसका देखते हैं, ठीक है, अगर आपको मैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा होता है और 3 OH लगे होते हैं, ठीक है। और ये OH H जो है सारे क्या है, ये डोनेट हो सकते हैं, ये एसिडिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी बेसिसिटी का क्या है, यानी कि ये क्या है, 3 बेसिक है, ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड है, तो ट्राई बेसिक एसिड है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, m/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। और आपका NaOH है, अब NaOH आपका Na+ और OH- में डिसोसिएट होता है, ये आपका बेस है, तो इसकी बेसिस इसकी एसिडिटी कितनी है, +1 है, तो यानी इसका जो है इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या होगा, m/1 यानी कि मोलर मास के बराबर होगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल लिए, इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास निकाल लिए कि निकाल नहीं सकता, ठीक है। आपने कैल्शियम था, कैल्शियम का क्योंकि n फैक्टर 2 होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेबल वैलेंसी +2 होती है, तो इसलिए क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट मास m/2 हो जाता है। इसी तरह आपने Cr2O7 2- का निकाला तो इसका +6 आ गया। इसी तरह आपने फिर AlCl3 का निकाला तो m/3, इसमें +3 आयंस जनरेट होते हैं, यानी +3 पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रही थी, तो m/3 हो गया। और इसी तरह आपने H2SO4 के लिए निकाल लिया, इसी तरह आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के लिए निकाल लिया और NaOH के लिए निकाल लिया। तो ये था आपका कैसे आप इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। मैंने लगभग सभी के लिए निकाल के बता दिया, क्योंकि कैल्शियम आपका एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका आयन था, उसके लिए निकाल लिया, सॉल्ट के लिए निकाल लिया, एसिड बेस के लिए निकाल दिया, ठीक है, एसिड और बेस के लिए निकाल दिया। तो आपका यहाँ से जो है ये इक्विवेलेंट मास का पोर्शन खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन किया गया है, और फिर हम चलेंगे कि हमारा जो परसेंटेज यानी कंसंट्रेशन टर्म पे चलेंगे कि कैसे कंसंट्रेशन हम निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो मोल्स क्या है, मोल्स को एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो ने बोला कि आपका इतना 6.02322 into 10⁻23 आपकी एंटाइटी हो, यानी कि वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कार हो, गाड़ी हो, बस हो, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, यानी कि इतनी एंटाइटीज को हम क्या बोलेंगे, इतनी एंटाइटीज को हम बोलेंगे कि वो एक मोल है, ठीक है। वो क्या है, वो हमारा एक उतनी एंटाइटी क्या है हमारी, उतनी एंटाइटी हमारी क्या है, वो एक मोल के बराबर है। यानी कि कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा आपका, ये नंबर होगा 6.022 into 10⁻23, यही आपका एक मोल होता है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं मोल्स के लिए,
मोल्स के लिए क्वेश्चन जनरली ये ऐसे आता है कि आपके कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि अ कंपाउंड हैविंग 1.29 into 10 to power 18 एटम्स हैं, ठीक है। आप बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, आप बताओ, आपसे पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है। अब आपका बेसिक क्या है, बेस आपका ये है कि इतने एंटाइटीज होंगे तो 1 मोल होंगे, ठीक है। अब इतने एटम्स हैं, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। ऐसा नहीं कि एटम्स के लिए हो, यही चीज आपके लिए अगर आयंस हो तब भी आप सेम अडॉप्ट करेंगे, मॉलिक्यूल हो तब भी आप सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। मैं अंदर बताता हूँ कि अगर एटम्स होगा तो यानी कि ये सिर्फ उसमें इतने एटम्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल यानी कि इतने आपके मॉलिक्यूल होंगे। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं उस पर डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो ये चीज वहां पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या अंतर आएगा। कि अगर आपका एंटाइटीज है, अगर आपको इतने मॉलिक्यूल का है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ सकता है कि आपके अगर इतने मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जितना भी एटम्स दिया हुआ है यानी कि नंबर ऑफ मोल बराबर लिखा जाएगा 1.29 into 10 power 18 एटम्स, ठीक है, क्योंकि एक मोल के अंदर कितने एटम्स हैं, ठीक है, तो एक एटम क्या होगा 1 बाई इतना हो जाएगा, और इतने एटम बराबर कितना मोल हो जाएगा, तो इनटू दिस नंबर हो जाएगा, यानी कि आप इसको करेंगे इनटू 1 बाई 6.22022 into 10 to power 23 एटम्स, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल मोल्स के कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर कि कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए कंसंट्रेशन को हम सबसे पहले जो है हम कंसंट्रेशन के लिए पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज का यूज करते हैं। अब परसेंटेज जो है, परसेंटेज हमारा 3 तरह से निकलता है। परसेंटेज हमारा कैसे कैसे निकलता है, ए है हमारा मास बाई मास से, ठीक है। बी है हमारा मास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि इन 3 बेसिस पर जो है हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन की। कि अगर आपको किसी कंपोनेंट का मास पता हो, टोटल मास पता हो, तब आपको अगर क्या कहते हैं मास बाई मास निकालना है तब आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपको वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पता होना चाहिए, तो अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देंगे, तो हम इनटू 100 कर देंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है मास बाई मास को कैलकुलेट करने का, यानी कि मास m बाई m परसेंट को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि मास ऑफ जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है तो मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, नहीं कर देंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो आपका मास बाय मास परसेंटेज हो जाएगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो v बाई v परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए, मास बाय वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जिस भी कंपोनेंट का मास निकालना है, मास बाय मास निकालना है कि कितना परसेंटेज है, मास परसेंट उसका कितना है, तो आप क्या करेंगे टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट ले लेंगे और अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन ले लेंगे, तो आप और इनटू 100 कर देंगे तो आपको मास बाय मास मिल जाएगा। इसी तरह से आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए आप वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ले लेंगे जिस भी कंपोनेंट का निकालना है और अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कर देंगे इनटू 100, ठीक है। इस तरह से मास बाय वॉल्यूम के लिए मास ऑफ द कंपोनेंट जिस भी कंपोनेंट का आपको निकालना है m बाई v परसेंट
और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल है, ये परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। इसको निकालने के, जैसे अगर आपको कहा है, सपोज करिए आपको कहा कि 10% ऑफ सोडियम कार्बोनेट एम मास बाय मास सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, 10% ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है, कि इसके अंदर 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। अगर टोटल सॉल्यूशन का जो है वो आपका वॉल्यूम मास बाय मास का है, टोटल सॉल्यूशन जो है आपका 100 ग्राम है, यानी 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 10% ऑफ NaOH मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 10% ऑफ NaOH मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपका 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है, कि ये सिंपल जो है 100 ग्राम के अंदर क्या रेशियो है उसको डिफाइन करता है परसेंटेज वाला, ठीक है, कि टोटल 100 के अंदर कितना उनका परसेंटेज है, ठीक है, उसको हम जो है इस परसेंटेज से निकाल लेते हैं। अब एक आज के लिए लास्ट पढ़ते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, और नेक्स्ट टर्म पे जब हम आएंगे तब हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल चीज है। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, यानी कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब नंबर ऑफ ग्राम्स है, ठीक है, तो यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ की यूनिट जो होती है, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर, ठीक है। यानी कि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है वही क्या होती है, वही आपका स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, परसेंटेज हमने पढ़ा, हमने स्ट्रेंथ पढ़ा, हमने मास पढ़ा, हमने मोलर मास निकालना सीखा, हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सीखा। तो ये हमारी बेसिक सीक्वेंस सबसे पहली क्लास थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी यूनिवर्सल क्वांटिटी होगी, ठीक है, यानी मोलैरिटी या मोलैरिटी मींस कौन सी यूनिवर्सल होगी, ठीक है। इसको इस पे भी चर्चा करेंगे, और फिर हम आगे जो है फिर हम चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। यानी कि अभी जो है हमने जो भी जितना पढ़ा है वो हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। इसको कोई जरूरी नहीं है कि आपको 12th के बच्चे पढ़े, इसको आप 11th में भी आपका ये सेम पोर्शन होता है, तो आप वहां पे भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने अभी कोई भी डाउट्स पूछना हो तो आप वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी राइजिंग चैम्प्स एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।